हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? सब कैसे हैं? बढ़िया। फिर आज हम लोग क्लास 10th का एक ऐसा चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही छोटा है और उससे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं, और जो लोग बच्चे जो हैं उसे लगभग लगभग इग्नोर ही कर देते हैं उस चैप्टर को। ठीक है। जैसा कि हमारा जो साइंस है क्लास 10th का, उस साइंस में हमारे 3 पार्ट होते हैं बेसिकली, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। उसमें एक चैप्टर ऐसा भी है जो हमारे इन तीनों सब्जेक्ट से बाहर आता है, जिसे हम बोलते हैं हमारा पर्यावरण या एनवायरनमेंट इकोलॉजी का पार्ट होता है। बहुत ही इजी होता है और इसके क्वेश्चन बहुत मतलब आते हैं, बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं। तो हम आज का क्लास जो करेंगे इसी पे होने वाला है, और एक लगभग एक लेक्चर में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और इस लेक्चर को करने के बाद मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप उस जो पेपर में क्वेश्चन आएगा उसे आप जरूर बना लोगे। ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर को जैसा कि बोलते हैं हमारा पर्यावरण, हमारा पर्यावरण यानी आवर इन्वायरमेंट, आवर इन्वायरमेंट, ये चैप्टर है। ठीक है। आवर इन्वायरमेंट आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, इस चैप्टर का नाम लिखा हुआ है। जैसा कि इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं वो हमारे पर्यावरण से रिलेटेड हैं, और उसमें कुछ जीवों के बारे में जानना होगा हमें। ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारा पर्यावरण होता क्या है, क्योंकि अगर हम पर्यावरण के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पर्यावरण होता क्या है, पर्यावरण बनता कैसे है, ठीक है, इन सब के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो पर्यावरण हम कह सकते हैं कि पर्यावरण जहां पे हम रहते हैं या हमारे चारों तरफ का वह आवरण जहां पे हम रहते हैं, इसको अंग्रेजी में इन्वायरमेंट के जो शब्द होता है उससे दर्शाते हैं। इन्वायरमेंट जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के इन्वायरमर एक शब्द है, उससे लिया गया है। इसका मतलब होता है कि हमारे चारों तरफ, मतलब चारों तरफ, आवर सराउंडिंग। बात आ रही है समझ में? तो आप लोग को अगर डेफिनेशन देना होगा पर्यावरण का, तो आप बोल सकते हैं कि हमारे चारों तरफ का वह आवरण जहां पे हम लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण कहते हैं। ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं हमारी चारों ओर का वह आवरण जहां हम निवास करते हैं, तो ये क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। बात समझ में आई? पर्यावरण कहलाता है। इसी से रिलेटेड एक शब्द और आता है, इसे हम पारितंत्र बोलते हैं। पारितंत्र, ये पारितंत्र क्या होता है? ठीक है। पारितंत्र मतलब इकोसिस्टम होता है। पारितंत्र का मतलब क्या होता है? एक पर्यावरण से ही रिलेटेड टर्म है। ठीक है। तो ये पर्यावरण भी एक तरह का स्थानीय होता है जहां पे जो जीव होते हैं एक दूसरे से तथा पर्यावरण के साथ मिलकर के क्या करते हैं, रासायनिक क्रिया करते हैं। इसका क्या मतलब होता है? जैसे कि मान के चलो एक जंगल है, ठीक है, अगर उसको हम इकोसिस्टम बोल रहे हैं, तो उस जंगल में जीव जंतु भी रह रहे होंगे, साथ में पेड़ पौधे भी होंगे। बात समझ में आ रही है? तो जीव जंतु क्या करेंगे, अपने भोजन की प्राप्ति के लिए या तो पेड़ पौधों पे निर्भर करेंगे या तो एक दूसरे जीव पे निर्भर करेंगे। बात आ रही है समझ में? तो इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर वे उस इकोसिस्टम में रह रहे हैं, उस पर्यावरण मतलब उस जंगल में रह रहे हैं, तो उनका एक दूसरे के साथ क्या है, एक संबंध है। क्या है? एक संबंध है। तो जहां पर जीव एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के साथ मतलब आजीव के साथ क्या बनाता है, अपना एक संबंध स्थापित करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं या पारितंत्र बोलते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं कि वह तंत्र जहां जीव एक दूसरे के साथ तथा किसके साथ, पर्यावरण के साथ, के
साथ क्या बताता है? साथ संबंध स्थापित करता है, संबंध स्थापित करता है, या बोल सकते हैं रासायनिक क्रिया करता है, तो उसे पारितंत्र कहते हैं। बात समझ में आई? क्या बोलते हैं? पारितंत्र बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? पारितंत्र क्या होता है? ये दो प्रकार के हो सकते हैं। पारितंत्र क्या हो सकते हैं? दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो मानव निर्मित हो सकता है, एक तो प्राकृतिक हो सकता है। समझ रहे हो? तो मानव निर्मित और प्राकृतिक में क्या अंतर होता है? देखो, अगर मैं जंगल के एग्जांपल लेता हूं, तो जो जंगल प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, जिसे प्रकृति ने बनाया है, ठीक है, तो उस जंगल में रहने वाले जीव जंतु, ठीक है, आपस में एक दूसरे से क्रिया करते हैं, साथ में ही उस पर्यावरण पे भी डिपेंड करते हैं। ठीक वैसे ही अगर वो प्राकृतिक ना हुआ, अगर वो जो पारितंत्र बनाया मतलब बना है, वो इकोसिस्टम अगर हमारे द्वारा बनाया गया हो, जैसे कि हमने कोई चिड़ियाघर बना दिया हो, क्या बना दिया? चिड़ियाघर बना दिया, या कोई एक्वेरियम एस्टेब्लिश कर दिया, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, कहीं आप जाते होंगे तो आपको यह दिखाई देता होगा कि वहां पे सब लोग अपने घर में छोटा सा एक तालाब जैसा बनाते हैं, वहां पे मछलियों को रखते हैं, तो उसे एक्वेरियम बोलते हैं। तो जहां पे जैसे तालाब हो गया, तो तालाब एक प्रकार का कैसा इकोसिस्टम हो गया? मानव निर्मित इकोसिस्टम हो गया, मतलब मानव निर्मित पारितंत्र हो गया, जहां पे जो मानव होता है वो खुद ही एक ऐसा तंत्र बनाता है जहां पे वहां पे सजीव क्या कर सके? जीव रह सके, वो आपस में क्रिया कर सके। तो इस प्रकार के जो तंत्र होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? पारितंत्र होते हैं। पारितंत्र कितने प्रकार के होते हैं? पारितंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया मानव निर्मित, मानव निर्मित, और एक पारितंत्र होता है जिसे बोलते हैं प्राकृतिक। तो इस पारितंत्र का एग्जांपल अगर हम ले सकते हैं तो तालाब हो गया, चिड़ियाघर हो गया जिसे जू बोलते हैं, ठीक, और बोटानिकल गार्डन हो गया। बोटानिकल गार्डन जहां पे मतलब पेड़ पौधे को लगाते हैं, हम बनाते हैं एक गार्डन अपने से, उसको हम क्या बोलते हैं? बोटानिकल गार्डन बोलते हैं, ठीक। प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है? ऐसे ऐसे इकोसिस्टम जो अपने से निर्मित है, जैसे हिल्स हो गए हैं, ओशियन हो गया, समुद्र हो गया, और क्या बोल सकते हैं? फॉरेस्ट हो गया, मतलब जंगल हो गया। तो ईटीसी, ये सारे जो किसके द्वारा बनाए गए हैं? ये जो प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं, उनको प्राकृतिक इकोसिस्टम बोलते हैं या प्राकृतिक पारितंत्र बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हो गया? मैं इसे मिटाता हूं। आप हम क्या समझने वाले हैं? हमारा पर्यावरण बना कैसे है, ठीक है, पर्यावरण के घटकों के बारे में। तो हमारा जो पर्यावरण है वो बेसिकली दो घटकों से मिलकर बनता है। एक घटक होता है जिसे हम जैव घटक बोलते हैं, जैव घटक, और दूसरा होता है अजैव घटक, अजैव अजैव घटक। इंग्लिश में बोलते हैं इसको बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है, और इसको बोल रहे हैं ए बायोटिक कंपोनेंट। इस बायोटिक कंपोनेंट में क्या आता है? देखो, अगर हम अपने चारों तरफ के पर्यावरण को देखें,
ध्यान से उसको नोटिस करें तो हमको एक प्रकार ये दिख सकता है, जो हमारा पर्यावरण है वो मेनली कुल मिलाकर के दो प्रकार की चीजों से बना है, जिसमें एक चीज तो जीव है, दूसरा निर्जीव है। और क्या आपको कोई ऐसी तीसरी चीज दिखती है जीव और निर्जीव के अलावा? कुछ आप अगर नोटिस करोगे तो इन्हीं दोनों चीजों के अलावा आपको कुछ तीसरा नहीं मिलने वाला है। बात आ रही है समझ में? तो जो हमारे जीव घटक होते हैं ना, उन जीव घटक में क्या होते हैं? दो ही चीज जीवित हैं, दो चीज जीवित हैं, तो उसको हम एक को क्या बोलते हैं? जंतु बोलते हैं, ठीक है, और एक को क्या बोलते हैं? वनस्पति बोलते हैं, प्लांट बोलते हैं, ठीक है, वनस्पति, यही। तो इसे हम बोलते हैं एनिमल। ह्यूमन भी इसी में आ जाएगा, मतलब ये नहीं है कि एनिमल लिख दिया तो एनिमल मतलब जानवर, एनिमल में ह्यूमन भी आता है। बात समझ में आ रही है? और वनस्पति में क्या आएगा? प्लांट आएगा। कोई डाउट है इसमें? नहीं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हमने तो इस चीज को बता दिया कि सर जो हमारे ज्यो घटक हैं, उन ज्यो घटक में दो प्रकार की चीजें आती हैं, एक होता है वनस्पति, एक होता है क्या? एनिमल। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम यह है कि हमें इसको इन्वायरमेंट मतलब कि हमारे पर्यावरण के टर्म में दिखाना है कि पर्यावरण में किन जो घटकों की बात हम कर रहे हैं। तो हम पर्यावरण से क्या प्राप्त करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं। अपने पर्यावरण पे, श्वसन क्रिया पे या भोजन के लिए डिपेंड होते हैं, इसलिए हम इसका क्लासिफिकेशन अपने पोषण को लेकर के करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो वनस्पति होते हैं, वो वनस्पति क्या करते हैं? अपना भोजन क्या करते हैं? खुद से बनाते हैं। वनस्पति या प्लांट अपना भोजन क्या करते हैं? खुद से बनाते हैं। जबकि जो जीव होते हैं या एनिमल्स होते हैं, वो अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते हैं। तो जो अपना भोजन खुद से बना सकता है, किसकी उपस्थिति में? सूर्य की उपस्थिति में जो अपना भोजन खुद से बना सकता है, उसको हम बोलते हैं उत्पादक। क्या बोलते हैं? उत्पादक। तो वनस्पति को हम क्या बोलते हैं? उत्पादक, यानी प्रोड्यूसर। क्या बोलते हैं इसको? प्रोड्यूसर। और दूसरा होता है जंतु, जो अपना भोजन खुद से नहीं बना सकता है, तो इसको हम बोलते हैं उपभोक्ता। क्या बोलते हैं? उपभोक्ता। तो सबसे पहले मेरी बात सुनो, हम ज्यो घटक को उनके पोषण के आधार पर वर्गीकृत करेंगे कि वो अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं। तो जो अपना भोजन खुद से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उत्पादक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पादक बोलते हैं। और जो अपना भोजन खुद से स्वयं नहीं बना सकता है, अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उपभोक्ता बोलते हैं। उत्पादक में अगर एग्जाम्पल लो तो हम क्या लिख सकते हैं? यही वनस्पति हमारा क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा। वनस्पति माने प्लांट, ये चीज। अब उपभोक्ता जो होता है, ये उपभोक्ता कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। ये कितने प्रकार के हो सकते हैं? कई प्रकार के हो सकते हैं। पहला उपभोक्ता जिसे हम प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं, प्राथमिक यानी प्राइमरी कंज्यूमर। क्या बोलते हैं इसको? कंज्यूमर। उपभोक्ता मतलब क्या होता है? कंज्यूमर, ठीक। प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा द्वितीयक उपभोक्ता माने सेकेंडरी कंज्यूमर, और ये होता है हमारा तृतीयक उपभोक्ता यानी टर्सरी कंज्यूमर। ये तीन प्रकार के हमारे उपभोक्ता पाए जाते हैं। इसके अलावा एक चीज होते हैं परजीवी। क्या होते हैं? परजीवी होते हैं, या इसको अपमार्जक भी बोलते हैं या अपघटक भी बोलते हैं, ठीक है। अपघटक बोल लो, ठीक, अपमार्जक बोल लो या परजीवी बोल लो। ये हम एक्स्ट्रा लेते हैं क्योंकि बाद में बताता हूं ये परजीवी क्या होते हैं, अपघटक, अपमार्जक क्या होते हैं। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन करता हूं। ले लिया? तो मैं यहां पे एक एग्जाम्पल देता हूं, फिर एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक और परजीवी क्या होते हैं। आप लोग, मैं यहां पे एक पिरामिड बना रहा हूं, ध्यान से इस पिरामिड को बनाइएगा और इस पिरामिड में लिखे गए चीजों को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये पिरामिड इस चैप्टर के पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यही पिरामिड आपको, यही एग्जाम्पल पूरे चैप्टर को समझने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। बात आ रही है समझ में? तो यहां पे क्या है हमारे पास? एक पिरामिड है, इसे हम क्या बोल रहे हैं? पिरामिड। इस पिरामिड में क्या बना रहे हैं हम? कुछ लेबल बना रहे हैं, 1 2 3
ठीक है, मैं एक जंगल मतलब एक कहते हैं कि हम जंगल का एग्जांपल लेते हैं जिसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब कि जमीनी पारितंत्र का एक उदाहरण लेते हैं। जमीनी पारितंत्र में मैं एक खाद्य का श्रृंखला बनाने जा रहा हूं, मतलब कैसे लोग भोजन को प्राप्त करते हैं, अपने पोषण को प्राप्त करते हैं। पहले हम लेते हैं क्या, घास। क्या लेते हैं, घास, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रास। ठीक, घास लेते हैं। इस घास को खाने वाला कौन होता है, टिड्डा। क्या होता है, टिड्डा, जिसे हम बोलते हैं ग्रॉस हॉपर। ग्रॉस हॉपर, ठीक। इस टिड्डे को कौन खाएगा, मेढक खाएगा। कौन खाएगा, मेढक, यानी फ्रॉग। और इस मेढक को कौन खाएगा, सांप खाएगा। सही बात है, यानी स्नेक। और इस सांप को कौन खाएगा, ईगल खाएगा। ईगल खाएगा मतलब बाज या चील बोल लो इसे, बाज खाएगा या चील खाएगा। ये बात समझ में आ रही है। मैंने जो वहां पे एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, ये ट्रायंगल आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा है। ये जो एग्जाम्पल है ये हमें एक्सप्लेन करके ये सारी चीज जाने वाला है, ठीक है, जो हमने यहां पे लिखा हुआ है। सबसे पहले अगर हम घास की बात करें, ये जो घास है ये क्या होगा, सन के प्रेजेंट में, ये सन की उपस्थिति में क्या बनाएगा, अपना भोजन खुद से बनाएगा। इसलिए ये किसकी श्रेणी में आ जाएगा, उत्पादक की श्रेणी में आ जाएगा। किसकी श्रेणी में आ जाएगा, ये क्या है, उत्पादक है। कौन है ये, उत्पादक है। ये जो घास है हमारा क्या हो जाएगा, उत्पादक हो जाएगा, क्योंकि ये सन की उपस्थिति में क्या बनाएगा, अपना भोजन बनाएगा। इस घास को, इस उत्पादक को कौन खाएगा, टिड्डा खाएगा। तो जो शाकाहारी मतलब कि जो उत्पादक हैं उनको खाने वाला जो होगा, जो उत्पादक हैं उनको खाने वाला जो होगा उसको हम बोलेंगे प्राथमिक उपभोक्ता, यानी प्राइमरी कंज्यूमर। प्राथमिक उपभोक्ता। आप इसका डेफिनेशन भी बना सकते हो कि प्राथमिक उपभोक्ता वे उपभोक्ता होते हैं जो क्या करते हैं, उत्पादक से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता ऐसे उपभोक्ता होते हैं जो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, उत्पादक से डायरेक्टली प्राप्त करते हैं। अब क्या होगा, जो मेढक हो जाएगा वो कैसा उपभोक्ता होगा, द्वितीयक। क्योंकि आप देखो यहां पे ये क्या कर रहा है, टिड्डे को खाएगा, मतलब जीव को ही खा रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता ऐसे उपभोक्ता होते हैं जो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं। ऐसे ही स्नेक क्या हो जाएगा हमारा, तृतीयक उपभोक्ता, ठीक। और चाहो तो बाज भी तृतीयक उपभोक्ता में आ जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर चैन सेम ही चल रही है। बात समझ में आ रही है। तो द्वितीयक उपभोक्ता के ऊपर जितने भी चीजें आएंगी वो तृतीयक उपभोक्ता हो जाएंगे। ऐसे उपभोक्ता जो द्वितीयक उपभोक्ता से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको क्या बोलते हैं, तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। क्या बोलते हैं, तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है। ऐसे उपभोक्ता जो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, तृतीयक उपभोक्ता बोलते हैं। इसमें कोई डाउट है किसी को, एक बार इसको कॉपी कर लो और इसके जो डेफिनेशन है ना आपको लिखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको एग्जाम में यह पूछा जा सकता है उपभोक्ता क्या होता है, इनके प्रकार लिखो, कितने प्रकार के उपभोक्ताएं होते हैं उनको लिखो, या पूछा जाएगा आप लोगों से कि पोषी स्तर क्या होता है। यहीं पे मैं एक क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, पोषी स्तर क्या होता है, पोषी स्तर क्या होता है, यानी ट्रॉपिक लेवल किसे कहते हैं। ठीक, इसको टिप्पणी करने के लिए आएगा सवाल, तो हम कैसे करेंगे, पोषी स्तर के बारे में क्या बताएंगे। तो पोषी स्तर क्या होता है, खाद्य श्रृंखला में, ये देखो एक प्रकार का खाद्य श्रृंखला है, मतलब श्रृंखला चैन बना हुआ है ना, घास को कौन खाएगा, टिड्डा, टिड्डा को मेढक, मेढक को सांप, तो एक चैन जैसा दिख रहा है, मतलब एक चैन बन रहा है। तो जहां पे एक चैन बनता है, मतलब भोजन का एक चैन बनता है, खाद्य पदार्थों का एक चैन बनता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। इस खाद्य श्रृंखला, इसको अभी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। खाद्य श्रृंखला क्या होता है, इसी खाद्य श्रृंखला में किसी भी जीव को जहां पे उसका पोषण मिलता है, किसी भी जीव को जहां पे उसका पोषण मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोषी स्तर बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये घास है, घास को इसका पोषण कहां मिलेगा, उत्पादक के श्रेणी में इसको रखा गया, तो इसे कहां से मिलेगा, यहां पे सन से डायरेक्टली इसको खाना मिल जाएगा। अब
बेसिकली पोषी स्तर में हम तीन की बात करते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। जैसे प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है, पोषी स्तर का डेफिनेशन लिखना है हमें यहाँ पे। पोषी स्तर क्या होता है कि वह स्तर जहां पे किसी भी जीव को उसका क्या मिलता है, पोषण प्राप्त होता है या भोजन मिलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोषी स्तर बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। ये पोषी स्तर में तीन प्रकार के स्तर होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक उपभोग, इस प्राथमिक स्तर में प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं, द्वितीयक, तृतीयक, ऐसे हम इसको कैटेगरी करके लिख सकते हैं। क्या बात आ रही है समझ में आप लोगों को? तो इसे फटाक से नोट डाउन करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं आप लोग को अजीव घटक किसे कहते हैं। हो गया होगा। हम देखते हैं किसके बारे में, अजीव घटक। अजीव घटक ऐसे घटक होते हैं जिनमें कोई भी जान नहीं होता है। वो भाग जो हमारे पर्यावरण को बनाते तो हैं लेकिन उसमें जीवन नहीं होता है, उन्हें कौन से घटक बोलते हैं, अजीव घटक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम ले सकते हैं खनिज हो जाएंगे, कौन कौन हो सकता है, खनिज हो जाएगा, वायु हो जाएगा, जमीन जिसे भूमि बोलते हैं, भूमि आ सकता है, ताप आ सकता है, ऊर्जा आ सकता है, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, ये हमारे कौन से घटक हुए हैं, हमारे अजीव घटक हैं। इसमें मैं एक बात बोलना चाहता हूं, ये जो ऊर्जा है ना, ऊर्जा, इसको हमें थोड़ा सा समझना है ऊर्जा के बारे में। तो मैं यहीं एक्सप्लेन कर देता हूं ऊर्जा क्या होता है। ठीक, तो ये ऊर्जा का एक 10% का नियम है, ऊर्जा का 10% का नियम इसमें है, ऊर्जा का 10% का नियम। ये क्या होता है ऊर्जा का 10% का नियम? तो फॉर यहां पे मैं वही पिरामिड सेम एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। ये हमारे पास वही पिरामिड है, मैंने बोला था ये पिरामिड बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पिरामिड से हमें बहुत सारे वो क्लैरिफिकेशन मिलेगा कॉन्सेप्ट का। जैसे हमारे पास यहाँ ग्रास है, यहाँ क्या हो जाएगा, ग्रास हॉपर हो जाएगा, हॉपर हो जाएगा, और यहां पे आ जाएगा फ्रॉग, यहां पे आ जाएगा स्नेक, और यहां पे आ जाएगा ईगल। ये आपको दिख रहा है। तो ये ऊर्जा का 10% का नियम क्या बोलता है, कहता क्या है कि जैसे जैसे हम पोषी स्तर बढ़ते जाते हैं, पोषी स्तर क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो ऊर्जा का स्थानांतरण केवल और केवल 10% होता है। अब क्या मतलब है इसको समझो। मतलब यह है जैसे कि जो हमारे उत्पादक होते हैं उनको सूर्य से कितने परसेंट एनर्जी मिली, मान लो 100% ऊर्जा मिल गई। कितना ऊर्जा मिल गया, 100% मिल गया। अब वो क्या करेंगे उत्पादक, 90% ऊर्जा को अपने भोजन बनाने में और अपनी श्वसन क्रिया में उसको क्या कर देंगे, खर्च कर देंगे। अब जो बचा उनके पास 10% ऊर्जा, वो अगले वाले स्तर को ट्रांसफर कर देंगे, अगले वाले पोषी स्तर को भेज देंगे। सेम ऐसे ही जो 10% ऊर्जा स्तर है, 10% जो ट्रांसफर किया, अगर हम उसको 100% मान लें फिर से, तो ये ग्रॉस हॉपर है, यहां पे अगर ग्रॉस हॉपर को बोलें तो ग्रॉस हॉपर क्या करेगा, उस 10% ऊर्जा का 90% ऊर्जा खर्च कर लेगा अपने पाचन क्रिया में, खाने में। ठीक है, अब बचेगा जो 10% ऊर्जा, अगले में क्या हो जाएगा, फ्रॉग में ट्रांसफर हो जाएगा। बात आई समझ में? तो अब समझो जो यहां पे फ्रॉग के पास जो समथिंग परसेंट आया होगा, उसका 90% उस फ्रॉग क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा, और 10% अगले वाले में ट्रांसफर हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये होता है ऊर्जा का 10% का नियम। अगर मैं इसको ऐसे फॉर्म में दिखाऊं ना, तो अगर यहां से इसको देखो, क्या मिला, 100% एनर्जी मिला। ठीक, 100% एनर्जी ये कंज्यूम कर गया, 90%। रेस्ट इसके पास कितने बचे, 10% बचा। वो 10% किसको ट्रांसफर हो गया, इसको ट्रांसफर हो गया 10%। 10% में से ये 9% क्या कर लेगा, अपने पास खर्चा कर लेगा, क्योंकि 10% का 90% 9 होगा, और ये 10% में से कितना बचेगा, इसके पास 1% बचेगा, जो ऊपर की तरफ इसको भेज देगा 1%। 1% में से 0.9%, कितने परसेंट, 0.9% ये खर्चा करेगा, और बचेगा इसके पास 0.1%, ये ट्रांसफर कर देगा इसको 0.1%, 0.1%। और इस 0.1% में से ये खर्चा करेगा 0.09%, और इसका बचेगा 0.01%। मतलब कि इसका 10% ऊपर जाएगा, तो यहां पे बचेगा 0.001%, और ये कंज्यूम करेगा कितना, 0.001%। जो बचेगा ऐसे ऊपर की तरफ ट्रांसफर हो जा रहा है। तो देखो, पहले इसका 10% ऊपर गया,
फिर 10% का 10% ऊपर गया, कितना परसेंट, 1% आया, 1% का 10% ऊपर गया, 0.1% आया। और इसका मतलब तुम क्या कर सकते हो, इसको 10 से डिवाइड करते जाओ, 10 से डिवाइड करोगे 10, 10 को डिवाइड करोगे फिर 10 को डिवाइड करोगे 0.1, फिर 10 को डिवाइड करोगे 0.01। बात समझ में आई? तो ये डिवाइड करते जाओगे तो ये आपको मिल जाएगा ऊर्जा का 10% का नियम। अगर आप लोगों से पूछ लेगा कि ऊर्जा का 10% का नियम क्या है, इसे बताओ, तो आप बोल देना कि जैसे जैसे पोषी स्तर खाद्य श्रृंखला में बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है ऊपर की तरफ घटता जाता है। ऊपर की तरफ क्या होता है, घटता जाता है। क्यों और कितना घटता जाता है कि हर एक ऊर्जा स्तर में वो अपने ऊर्जा का 10% ऊर्जा को क्या करता है, ट्रांसफर करता है या भेजता, स्थानांतरित करता है। बात आ रही है समझ में? इसको अपने से डिफाइन करना है और इस एग्जांपल को हमें याद करके रखना है। और इसमें मैं ऊर्जा का अगर पिरामिड बताऊं आप लोगों को, तो अगर आ गया ऊर्जा का पिरामिड बताओ, तो हमेशा आप लोग को बताना है कि जो ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है, उल्टा नहीं होता, हमेशा सीधा होता है, ऊपर की तरफ होता है। और ये क्या करता है, 10-10% ऊर्जा को स्थानांतरित करता रहता है हर एक कोशी स्तर। क्या आप लोग को बात समझ में आ रही है? तो आप लोग इसको नोट कर लो एक बार। हो गया होगा? अब हम बात करने वाले हैं किस पे, हम बात करेंगे खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल पे। खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल पे बात करने वाले हैं। मतलब फूड चेन एंड फूड वेब, इस पे डिस्कस करेंगे। क्या होता है खाद्य श्रृंखला, फूड चेन क्या होती है, यानी खाद्य श्रृंखला क्या होता है, खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला एक प्रकार की श्रृंखला होती है जिसमें सभी जीवों को अपना क्या होता है, पोषण मिलता है। क्या मिलता है? अब एक मतलब चैन वाइज, एक क्रम से उनको क्या मिलता है, पोषण मिलता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखो, घास कौन कौन खाएगा, टिड्डा, टिड्डा को कौन खाएगा, मेढक, मेढक को कौन खाएगा, सांप, सांप को कौन खाएगा, ईगल। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक खाद्य चेन का एग्जाम्पल बनाऊं, तो हम बोलते हैं घास, घास को कौन खाने वाला होगा, टिड्डा, ठीक है, टिड्डा। ठीक, टिड्डे को कौन खाएगा, मेढक, मेढक को कौन खाएगा, सांप, सांप को कौन खाएगा, सांप को कौन खाएगा, ईगल माने बाज। इसका अगर दूसरा मैं एग्जांपल दूं आप लोगों को, तो अगर जंगल में है तो घास को कौन खाने वाला है, हिरन, हिरन को कौन खाएगा, बाघ। बात समझ में आई? ये आप लोग नोट करो। बात समझ में आई? तो खाद्य श्रृंखला का अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो आप लिख सकते हो कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव को दूसरे जीव, एक जीव के दूसरे जीव को क्रमबद्ध तरीके से खाने की प्रक्रिया जो होती है क्या कहलाती है, खाद्य श्रृंखला कहलाती है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में, किसी पारिस्थितिकी
पारिस्थितिकी तंत्र यानी किसी इकोसिस्टम में एक जीव के एक जीव द्वारा दूसरे जीव के खाने के क्रमबद्ध प्रक्रिया दूसरे जीव को खाने के क्रमबद्ध प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? खाद्य श्रृंखला बोलते हैं, श्रृंखला कहते हैं। क्या होता है? किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जब एक जीव दूसरे जीव को एक सिस्टमैटिक ढंग से क्रम से खाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। अब यहीं पे क्या होता है? एक फूड वेब भी होता है, इसे फूड वेब, इसको फूड वेब बोलते हैं, यानी खाद्य जाल। अब ये खाद्य जाल क्या होता है? ठीक, खाद्य जाल को अगर हम समझना चाह रहे हैं तो ऐसे समझ सकते हैं एग्जाम्पल से। जब यही खाद्य श्रृंखला क्या होती है? जटिल होने लगती है, ठीक है, खाद्य श्रृंखला के जटिल स्वरूप को हम क्या बोलते हैं? फूड वेब बोलते हैं। अब कैसे इसको समझ सकते हो कि जैसे मान लो यही घास है, ठीक, घास को क्या खाएगा? इसी घास को टिड्डा भी खा सकता है। इसी घास को कौन खाएगा? हिरन भी खाएगा, ठीक। इस टिड्डे को कौन खा सकता है? चिड़िया भी खा सकती है, ठीक। और इसी टिड्डे को कौन खाएगा? मेढक भी खा सकता है, ठीक। इस चिड़िया को बाज खा सकता है, ठीक। इस मेढक को कौन खा सकता है? सांप खा सकता है। इस सांप को नेवला खा सकता है, और इसी सांप को कौन खा सकता है? बाज खा सकता है। मतलब ये बाज भी खा सकता है, ठीक। कोई डाउट है? नहीं। अब ये जो हिरन है, इस हिरन को कौन खा सकता है? बाघ खा सकता है। और इसी हिरन को कौन खा सकता है? कोई हाइना हो सकता है, या लकड़बग्घा हो सकता है, वो खा सकता है, या जंगली डॉग्स हो सकते हैं, ठीक। तो हाइना लिखते हैं, हाइना, ठीक। ये बात समझ में आ रही है? देखो, एक प्रकार का खाद्य श्रृंखला का जटिल स्वरूप है। इसमें क्या हो सकता है कि एक जीव जो दूसरे को खा रहा है, उस जीव को कोई तीसरा जीव भी खा सकता है। तो इसमें क्या हो सकता है? ये जो खाद्य श्रृंखला का हमने एक चैन देखा है, इस चैन को हम क्या कर सकते हैं? जटिल कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? जटिल कर सकते हैं। मतलब उसी में बहुत सारे खाद्य पदार्थ आ सकते हैं, खाद्य जीव आ सकते हैं, जिसको दूसरे और तीसरे जीव क्या कर सकते हैं? खा सकते हैं। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? खाद्य जाल बोलते हैं। आप इसको नोट कर सकते हो, हम लिख सकते हैं इसको कि जो खाद्य जाल होता है वो एक प्रकार का खाद्य श्रृंखला का एक जटिल स्वरूप होता है। तो आप उदाहरण के रूप में आप बना सकते हो, और मुझे इतना आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, जिससे आप लोग अपना खुद का एग्जाम्पल भी डाल सकते हो उससे। कुल मिला के बात यह कि आप अच्छे से इसको समझ जाओ। आई थिंक समझ गए होगे, तो मैं इसे मिटाता हूं। अब हमको कुछ टॉपिक पे डिस्कस करना है, जैसे कि हमारा होता है एक ओजोन परत। ओजोन परत। इस ओजोन परत के बारे में हमें जानने से ज्यादा इसके क्षय के बारे में जानना है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए ओजोन क्या है और ये परत
कैसे काम करती है, ओजोन परत का क्षय क्या होता है, और ओजोन परत के क्षय होने से हमें नुकसान क्या क्या होते हैं, हम अभी डिस्कस करते हैं इसके बारे में। बात समझ में आ रही है? तो आप लोगों ने अपने पिछले क्लासेस में ये पढ़ा होगा कि ओजोन परत जो हमारा वायुमंडल होता है वो कई भागों में बटा होता है। पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? ठीक है, मैं बताता हूं। ठीक है, तो अगर इसमें से कईयों को याद भी होगा, जो हमारा वायुमंडल होगा, वायुमंडल जो है हमारे 5 अलग अलग मंडलों में विभाजित है। कौन कौन से मंडल है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, ये अलग अलग मंडल है। तो आप लोगों को इतना याद नहीं रखना है, बस इसमें से 2 नाम याद रखने हैं आप लोगों को। जैसे कि हमारा ये अर्थ है, ये क्या हमारा पृथ्वी है। बना दो पृथ्वी? चलो बना ही देता हूं। सर ये क्या बना रहे हो? ये पृथ्वी पर बने हुए देश का मानचित्र है। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे करके हमारा ये अर्थ है। लग रहा अर्थ? लग रहा होगा। बात समझ में आई? ये अर्थ है। अर्थ के चारों तरफ आपको पता है क्या है? हमारा पर्यावरण, मतलब कि एक वायुमंडल है। वायुमंडल मतलब एटमॉस्फेयर, जिसमें हम रहते हैं, हवा जिसमें है। ठीक है, ये वायुमंडल चारों तरफ से पृथ्वी को क्या कर रखा है? घेर रखा है। तो इसके कितने परत हैं? 5 परत हैं, लेकिन मैं अभी बता रहा हूं इनके 2 परतों के बारे में याद रखना है। कितने परत के बारे में याद रखना है? 2 परत के बारे में याद रखना है। पहला परत जिसे हम क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल बोलते हैं। ये होता है क्षोभ मंडल। और दूसरा होता है अपना समताप मंडल। कौन सा मंडल? समताप मंडल। याद रखना, पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल। जो क्षोभ मंडल होता है ये लगभग पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर की दूरी पे होता है? 18 किलोमीटर की दूरी पे। कितने? 18 किलोमीटर की दूरी पे। जबकि जो समताप मंडल होता है ये पृथ्वी की सतह से होता है लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे। कितने किलोमीटर की? 50। इन्हीं 50 किलोमीटर की दूरी के बीच में क्या आता है? 35 किलोमीटर भी तो आएगा, आएगा ना। इन 35 किलोमीटर की दूरी पर ही एक क्या पाया जाता है? एक परत पाई जाती है, एक अलग से लेयर पाया जाता है। यहाँ पे एक क्या है? एक लेयर पाया जाता है, एक अलग से परत पाया जाता है। इसी परत को क्या बोलते हैं? ओजोन परत। ओजोन परत। ठीक है, कि समताप मंडल में 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर, पृथ्वी की सतह से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में एक ऐसा परत पाया जाता है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी क्या करता है? रक्षा करता है। उस परत को हम क्या बोलते हैं? ओजोन परत बोलते हैं। इसे हम किससे दर्शाते हैं? इसे हम O3 से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? O3 से दर्शाते हैं। तो बताओ सर, ये ओजोन परत हमारी रक्षा कैसे करता है? बात समझ में आई? जानना जरूरी है। अब देखो क्या होता है, जो ओजोन परत होता है तो ये किससे मिलके बना है? ऑक्सीजन से मिलके बना है। किससे बना है? ऑक्सीजन से मिलके बना है। ऑक्सीजन गैस से मिलके बना है। ऑक्सीजन गैस का फार्मूला क्या होता है? O2 होता है। मतलब O2 से मिलके बना है। अब क्या होता है, जब देखो यहां पे मान लो क्या है, हमारे ये लेयर है, इस लेयर पे क्या आ रहा है? सन से क्या आ रही है? अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है। क्या आ रही है? सन से यूवी रेज आ रही है। कौन सी रेज? यूवी रेज, मतलब हानिकारक किरणें। हानिकारक किरणें ये सन से आ रही हैं। अब वो कैसे आ रही हैं? देखो, ये किरणें आ रही हैं किस परत तक? ओजोन परत में, सॉरी ओजोन परत पे आती हैं। मतलब ये ओजोन परत कहां पे है? समताप मंडल में है। समताप मंडल, इस मंडल में आती हैं। यहां पे क्या होता है, जैसे ही ये समताप मंडल में आएंगी, वहां पे उपस्थित जो ऑक्सीजन O2 होगा, ये O2 क्या होगा? यूवी रेज की उपस्थिति में ये 2 नेसेंट ऑक्सीजन में टूट जाता है। नेसेंट मतलब नवजात ऑक्सीजन में टूटता है। किस में टूट जाता है? नवजात ऑक्सीजन में टूटता है। और ये ऑक्सीजन किसको ले लेता है? पराबैंगनी किरणों को लेता है। जो हमारी हानिकारक किरणें हैं उनको अवशोषित कर लेता है। उनको अवशोषित करके क्या बनाता है? 2 नवजात ऑक्सीजन बनते हैं। और यही 2 नवजात ऑक्सीजन क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन किसे? दूसरे वाले ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और बनाता क्या है? O3। तो हम यही बोलते हैं जो ओजोन का निर्माण होता है 3 ऑक्सीजन के अणुओं से होता है। कितने ऑक्सीजन के अणुओं से होता है? 3 ऑक्सीजन के अणुओं से होता है।
तो आपने कक्षा 10 में केमिस्ट्री में जब पढ़ा होगा तो आप लोगों ने हमेशा यही देखा होगा कि ऑक्सीजन किसके रूप में उपस्थित होता है, O2 के रूप में उपस्थित होता है। वो कभी किसके रूप में, O3 के रूप में उपस्थित नहीं होता है। मतलब क्या है कि जो ऑक्सीजन है O2 में अस्थाई होता है, O3 में अस्थाई नहीं होता है। मतलब क्या है, ये ऑक्सीजन, ये जो है इसी को हम कैसे बोल सकते हैं, तीन ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर के क्या बना है, तीन ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर ये बनता है ओजोन। बात समझ में आई? ये अभिक्रिया ना पीछे भी चलती है, आगे भी चलती है, पीछे भी चलती है। क्यों? मैंने ये बोला कि ऑक्सीजन जो होता है वो O3 कभी नहीं, मतलब O3 में अस्थाई नहीं होता, अस्थाई होता है, इसलिए O3 O2 में टूटता रहता है। लेकिन इसमें क्या बना रहता है, संतुलन बना रहता है, संतुलन, ये संतुलन बना रहता है। जब तक ये संतुलन बना है तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अब मेरी बात सुनो, पृथ्वी की सतह से कुछ ऐसी गैसें होती हैं, हानिकारक गैसें होती हैं, जो हमेशा कहां जाती हैं, वायुमंडल में जाती रहती हैं। तो कुछ गैसें होती हैं जब ये पृथ्वी की सतह से यहां पे पहुंचती हैं तो ये गैसें इसका संतुलन बिगाड़ करके इसको असंतुलित कर देती हैं, संतुलित कर देती हैं। इनको क्या कर देती है, असंतुलित कर देती हैं। और जब इनका संतुलन बिगड़ जाता है, इसका मतलब क्या है कि यहां पे ऑक्सीजन बनने की प्रक्रिया ज्यादा तेज हो जाती है। ऑक्सीजन बनने की प्रक्रिया क्या हो जाती है, ज्यादा तेज हो जाती है, और ओजोन क्या बनता है, कम बनता है। इसका मतलब क्या है कि कुछ किरणें जो पराबैंगनी किरणें हैं, ये कुछ पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पे आने लगती हैं। तो जब ये किरणें, पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पे आएंगी, कौन सी किरणें, यूवी रेज, कौन सी रेज, यूवी रेज, जब पृथ्वी की सतह पे आएगी, जब ये किसी व्यक्ति के शरीर पे पड़ेंगे ना, तो उसको क्या हो जाएगा, उसको कैंसर हो सकता है। कौन सा कैंसर, चमड़े का कैंसर हो सकता है, उसको चर्म रोग हो सकता है, दांत खाज खुजली हो सकते हैं, ठीक। तो उसको स्किन से रिलेटेड क्या हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। इसलिए जो हमारी पराबैंगनी किरणें होती हैं वो यहां पे ओजोन में जाकर के क्या हो जाती हैं, ओजोन में जाकर के इसको, ओजोन परत में जाकर के ये जो ऑक्सीजन होता है इसको ग्रहण कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और दो नेसेंट ऑक्सीजन में टूट करके ओजोन बना लेता है। और यही ओजोन हमारा क्या करता है, रक्षा करता है। समझ में आया किन प्रॉब्लम से? अब ये ओजोन परत का क्षरण क्या होता है, तो ये सुनो, जो ठंडा प्रदेश है अंटार्कटिका जैसे, वहां पे क्या होता है, इसके परत में क्या, जो ओजोन परत की लेयर है उसमें क्या होने लगी है, पतला सा ऐसे, मतलब कि वहां पे थिकनेस उसकी कम होने लगी है, मोटाई उसकी कम होने लगी है। तो जहां पे ओजोन परत की मोटाई कम होने लगती है तो वहां पे हम कहते हैं ओजोन परत का क्या हो रहा है, क्षय हो रहा है। अर्थात ओजोन क्या कर रहा है, टूट करके ऑक्सीजन बना रहा है, मतलब धीरे धीरे उसकी परत लो जा रही है। और वो क्यों जा रही है, क्योंकि पृथ्वी की सतह से कुछ ऐसी गैसें हैं जो इसका संतुलन बिगाड़ रही हैं। और कौन कौन सी गैसें होती हैं उसको ध्यान से सुनना, CFC, HFC, ठीक, और इसको बोलते हैं CO2 एंड मीथेन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और मीथेन CH4, ये चार गैसें ऐसी होती हैं जो कुल मिलाकर के इस ओजोन परत का क्या करती हैं, क्षय करती हैं। इस ओजोन परत का क्षय का मुख्य कारण यही चार गैसें होती हैं। और ये दो गैसें सबसे हानिकारक होती हैं। और उसके बाद क्या होता है, हमारा मीथेन गैस होता है। ये CFC, HFC क्या करते हैं, ये कहां से निकलती हैं, जो हम AC इस्तेमाल करते हैं या फ्रिज इस्तेमाल करते हैं, रेफ्रिजरेटर जो इस्तेमाल करते हैं, ये रेफ्रिजरेटर में क्या पड़ता है, कूलेंट पड़ता है। आप लोगों को ये भी पता होगा कि घर पे जब मम्मी होती है, हम फ्रिज अनवांटेड ऐसे खोल के चले जाते हैं तो हमको डांट मिलता है कि हमको फ्रिज खोल देते तो उसके अंदर जो गैस होता है वो उड़ जाता है। सुना है ना आप लोगों ने? तो यही चीज होता है यहां पे भी, ये जो गैस होता है जो उड़ करके वायुमंडल में जाता है ना, यहां पे समताप मंडल में, तो ये क्या करता है, इस ओजोन परत का क्या करता है, क्षय करता है, क्योंकि इसे डिस्टर्ब कर देता है। ये ओजोन बनने की प्रक्रिया, इसमें क्या, ओजोन बनने की प्रक्रिया कम हो जाती है जबकि ऑक्सीजन बनने की प्रक्रिया ज्यादा हो जाती है। क्या ये बात आप लोग को समझ में आ रही है अच्छे से? तो बता पाओगे ओजोन परत का क्षय क्या होता है, ओजोन परत से मतलब हानि क्या होती है ओजोन परत के क्षय से? ओजोन के बारे में लिखना है कि ओजोन परत हमारे समताप मंडल में पाया जाता है 35 किलोमीटर की दूरी पे,
ठीक है, इसको O3 से दर्शाते हैं। आप ये जो दोनों रिएक्शन है आपको ये दिखाना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा क्षरण क्या होता है, ओजोन परत का क्षय क्या होता है। तो कहीं पे अंटार्कटिका जो ठंडे प्रदेश होते हैं या ओजोन की जो मोटाई होती है उसमें जब कमी देखी जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, क्षय बोला जाता है। और ओजोन परत का क्षय का मुख्य जो कारण होता है, ये कुछ गैसें होती हैं CFC, HFC, CO2, CH4, ये गैसें होती हैं, वो क्या करती हैं, जाकर के उसकी सतह पर क्या उसको डीकंपोज करने लगती है, मतलब कि टूटने लगता है, ऑक्सीजन ज्यादा बनाने लगता है और इसके टूटने से हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। अतः अगर इसको हमें सही करना है सही मायनों में तो इसके क्या क्या उपाय हैं ओजोन परत के। तो सबसे पहले हमें क्या लगाना चाहिए, बहुत सारे पेड़ों को लगाना चाहिए। जैसे कुछ भी होता है तो एनवायरनमेंट में अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन एक प्रकार का पेड़ लगाना अच्छा माना जाता है, तो पेड़ लगाने चाहिए। फ्रिज और एसी को कम इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, जो कि होने वाला नहीं है, ये तो कहने के लिए है। तो हम बोल सकते हैं कि एसी और रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल कम करना चाहिए। जो व्हीकल हैं, जो हमारे मोटर गाड़ी है, उसमें हम क्या कर सकते हैं कि उसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल को अपना सकते हैं, मतलब ईवी पे शिफ्ट हो सकते हैं, जिससे क्या होगा, प्रदूषण कम होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन एमिशन कम होगा, जिससे हम बच सकते हैं। बात समझ में आई? इसका एक स्क्रीनशॉट लो, फिर एक टॉपिक और बचा है उसको डिस्कस करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ इसको खत्म कर देंगे। अब हमारा टॉपिक बचा है जिसको हम बोलते हैं वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा प्रबंधन। वेस्ट मैनेजमेंट, इसे बोलते हैं कचरा प्रबंधन। ये कचरा प्रबंधन क्यों जरूरी है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कचरा होता क्या है, किसे हम कूड़े कचरा बोलते हैं। हाँ, कुछ लोग इसमें भी होंगे कूड़े कचरे, किसी काम के नहीं, तो खैर मजाक कर रहा था। तो सुनो, अब ये कचरा किसे कहते हैं, ये क्या होता है कचरा। तो जो चीजें किसी काम की नहीं होती है, जो मतलब मनुष्य के किसी काम नहीं आ सकती है, जिनका कोई यूज नहीं है, तो उन्हें हम क्या किसका दर्जा देते हैं कि वो एक प्रकार के कचरा है। क्या है, एक प्रकार के कचरा है। और वो कचरा से क्या दिक्कत है, बहुत दिक्कतें हैं। अब पहले ये समझ लो कचरा कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो ये जो कचरा होता है ना, वेस्ट होता है, ये 2 टाइप का होता है। वेस्ट कितने प्रकार का होता है, 2 टाइप का होता है। इस वेस्ट को बोलते हैं, एक होता है बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, जिसे बोलते हैं जैव निम्नीकरणीय, जैव निम्नीकरणीय। और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसे बोलते हैं अजैव निम्नीकरणीय। अब क्या होता है, ये बायोडिग्रेडेबल या जैव निम्नीकरणीय क्या होते हैं, कुछ ऐसा कचरा होता है जिसे क्या कर सकते हैं, जो छोटे माइक्रोब्स मतलब बैक्टीरिया या कीटाणु मिलकर के, क्या जीवाणु मिलकर के उसको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, और वो मिट्टी में पूरी तरीके से मिल जाता है और मिट्टी बन जाता है कुछ दिनों में जाकर के, मतलब कि पूरी तरह से वो डीकंपोज हो सकता है, मतलब डिग्रेड हो सकता है। तो जैव निम्नीकरणीय ऐसे कचरे हो सकते हैं जिसे नष्ट किए जा सकते हैं, नष्ट किए जा सकते हैं, और ये स्वतः ही नष्ट होते हैं। नष्ट किए जा सकते हैं मतलब स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। स्वतः नष्ट होने का मतलब कुछ जीवाणु इसको करेंगे, वो नष्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल जो घर से निकलने वाला कचरा है इसमें, जैसे सब्जी हो गया, ठीक, सब्जी के छिलके हो सकते हैं, रोटी हो सकता है, जो फेंकी गई रोटी हो सकती है, ठीक, और क्या कुछ खरपतवार, पत्ती हो गया, खरपतवार, तो ये जो एनवायरनमेंट से मिलने वाली चीजें होती हैं इसको हम नष्ट कर सकते हैं, एनवायरनमेंट में ही मिला सकते हैं। बट प्रॉब्लम कहां हमें जाता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ऐसे कचरे जिनको किसी विधि द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता है। क्या जलाने के बाद तो नष्ट ही हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं बोलूं
कि वो जीवों के द्वारा नष्ट नहीं किए जा सकते। अगर हम किसी इस नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब अजेय निम्नीकरणीय कचरे को जाकर के हम किसी मिट्टी में डाल देंगे तो ऐसे 200 साल 300 साल तक पड़ा रहेगा, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, ऐसे के ऐसे पड़ा रहेगा। तो वो क्या करेगा, वो सबसे ज्यादा दिक्कत इसमें ये होता है कि धीरे धीरे वो चीज क्या होने लगती है, धीरे धीरे वो मिट्टी की फर्टिलिटी मतलब कि उर्वरकता को खत्म करने लगती है। उससे लीचिंग होती है, उस प्लास्टिक जैसे वो चीज होगी जो लीच होगी, मतलब धीरे धीरे उसके माइक्रोब्स टूटेंगे और जाकर के मिट्टी में मिलेंगे, तो उससे मिट्टी को बहुत ज्यादा हानि होती है। तो आप लोग को इस बात से समझना है कि अजेय निम्नीकरणीयों को मैनेज करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रबंधन करना है। बेसिकली किसको प्रबंधन की जरूरत है, इन्हीं को मैनेज करने की जरूरत है। तो आप अजेय निम्नीकरणीय समझ गए क्या होते हैं। अजेय निम्नीकरणीय आप लोग को जानना जरूरी है, ठीक है। एक मिनट, मैं थोड़ा सा आ रही है आप लोगों को समझ में बात। तो अब हम किसे मैनेज करने की बात करते हैं, अजेय निम्नीकरणीय। तो फॉर एग्जांपल अगर अजेय निम्नीकरणीय की बात करते हैं, इसमें क्या हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, प्लास्टिक प्लास्टिक हो गया, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है प्लास्टिक से बनी हुई चीजें होती हैं जिसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। और ये अजेय निम्नीकरणीय चीजें ना बहुत जगह मिलती हैं। इसमें बायोमेडिकल में होता है, मेडिकल में आता है, फिर हमारे जो मोबाइल इंडस्ट्री जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बोलते हैं, यहां से भी वेस्ट निकलता है, घर से भी पॉलीथीन निकलते हैं। तो बहुत सारी ऐसी जगह होती है हमारे पास, इतने वेस्ट हो इकट्ठा हो गए कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पहाड़ ऐसे बन रखा है, ठीक है, दिल्ली में बन रखा है। और यहां तक आपने अटलांटिक महासागर का नाम सुना होगा, वहां पे गार्बेज कचरे के कुछ पैचेज हैं उसके अंदर है। और नदियों की कंडीशन तो आप लोग को पता ही होगी कि गंगा नदी कितने दिनों से साफ करने का मुहिम चल रहा है, नमामि गंगे योजना, जिसके लिए बहुत सारे पैसे खर्चा किए जा रहे हैं। यमुना रिवर के बारे में आप लोगों को पता ही है कि कैसा यमुना का चल रहा है, झाग वगैरह चल रहा है। वो बेस्ट में एकदम से उस बेस्ट ने क्या कर रखा है, हर एक इकोसिस्टम को तबाह कर रखा है। तो इसे मैनेज करना इसलिए जरूरी है। तो इसको मैनेज करने के लिए क्या किया जा सकता है, देखो मैं कुछ टेक्निक्स आप लोग को बता रहा हूं, इसे आप लोग यूज करिएगा और आसानी से आप मैनेज कर सकते हैं। पहला टेक्निक है 3R टेक्निक। किसे बोलते हैं, 3R टेक्निक। ये 3R टेक्निक क्या है, 3R टेक्निक अगर इसको बोल सकते हो तो आप RRR बोल सकते हो। इसे याद रखने का सिंपल तरीका, RR करके एक मूवी आई थी, उससे आप याद रख सकते हो ये RR क्या है। तो देखो एक R फिर R फिर R। R का मतलब क्या होता है, रीयूज, रीयूज इसको बोलते हैं रिसाइकल। और एक R का मतलब होता है रिड्यूस। अब ये तीन टर्म का मतलब समझो, रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस। पहले आर का मतलब क्या है, इस आर का मतलब क्या है, रीयूज। बहुत सारे कचड़ों में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम दोबारा से इस्तेमाल में ला सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं। तो हम उन्हें फेंकने के बजाय दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, कचरा हमारा कम बनेगा और वो बाहर कम जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो पहले आर का मतलब रीयूज, मतलब दोबारा से इस्तेमाल करना। 3R टेक्निक में जो पहला आर है वो बता रहा मैं, दोबारा से किसी चीज को प्रयोग में लाना जिससे हमारा कचरा क्या होगा, कम पैदा होगा। बात समझ में आ रही है। अब हम दूसरे आर की बात करते हैं, रिसाइकल करना। ये व्हाट इज रिसाइकल। तो रिसाइकल का मतलब क्या होता है, जैसे हमने कोई चीज इस्तेमाल कर लिया, क्या कर लिया, इस्तेमाल कर लिया, उस चीज को हमने फेंक दिया, वहां से कंपनी वाले ने उसको उठवा करके उसको यूनिट में लेके गए अपने, और वहां पे उसको क्या करके गला करके फिर से उसी चीज को हमने बना दिया। बात समझ में आई। इस्तेमाल किया,
यूनिट में गया, उसका प्रोसेसिंग हुआ, फिर से वही चीज न्यू में बन के चली है, उसी को क्या बोलते हैं, रिसाइकल करना बोलते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे अभी जो कोल्ड ड्रिंक आ रहे हैं उस पे एक चीज पड़ी होगी, वहां पे देखना आप लोग को ऐसे एक सिंबल बना हुआ दिखेगा, ऐसे करके एक ट्रायंगल, ठीक है, वहां पे एक ऐसे करके ट्रायंगल मिलेगा, ऐसे करके, ठीक है, वहां पे ऐसे लिखा होगा, ध्यान से अगर देखा होगा तो वहां पे लिखा होगा रिसाइकल, ठीक है। बहुत सारे स्प्राइट या कोका कोला इनकी बोतलों पे क्या होता है, ये रिसाइकल लिखा होता है। रिसाइकल का मतलब क्या होता है कुल मिलाकर के, कि उसे जो कचड़े होते हैं उनको लेकर के जाना यूनिट तक, उनको फिर से प्रोसेस करना और उन्हीं पुराने को नए में कन्वर्ट करके दे देना। बात समझ में आ रही है? तो उसे रिसाइकल बोलते हैं। अब ये रिड्यूस क्या होता है, कि रिड्यूस का मतलब अल्टीमेटली कि हमें क्या करना है, जो प्रोसेसिंग है उसको कम करनी है। अगर रिसाइकल कर रहे हैं तो हमारा नया क्या हो जाएगा, कम प्लास्टिक, मतलब नया जो यूनिट बनाएंगे हम उसको क्या करना पड़ेगा, कम बनाना पड़ेगा। हम उस यूनिट को अगर कम बनाएंगे तो मार्केट में कम आएगा, तो जिससे क्या होगा, कचरा कम फैलेगा। रिड्यूस मतलब कम करना, प्रोसेसिंग को कम करना। ये हो गया, ये तो हमारे 3 टेक्निक बेसिक हो गए। अब जो हमारे पास कचरा है उनका क्या करें, इससे हम आने वाले फ्यूचर में मैनेज कर सकते हैं। जो कचरे अभी हमारे पास हैं, ऑलरेडी हैं, उनको क्या कर सकते हैं। तो मैं एक चीज बताता हूं, एक चीज में क्या है, इसमें एक प्लांट है जिसे बोलते हैं WTE प्लांट, बेस्ड टू एनर्जी प्लांट। ये चीज हो सकता है आप लोग के बुक में ना लिखी हो, ना ये 3R टेक्निक लिखा हो, ना ये बेस्ट टू एनर्जी प्लांट लिखा हो। तो ये क्या हो सकता है, ये जो बेस्ट टू एनर्जी प्लांट है ना, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी अभी इंडिया के पास नहीं है, चाइना और सिंगापुर जैसे कुछ देशों के पास क्या है, ये टेक्निक है। वो लोग क्या करते हैं, कचरे से बिजली बनाते हैं। उनके पास एक रिएक्टर है, उस रिएक्टर में लेके जाते हैं इस कचरे को, प्रोसेस करते हैं और वहां से क्या निकलती है, बिजली निकलती है। और लिटरली बता रहा हूं, सिंगापुर और जो चाइना है वहां के देशों में बहुत ज्यादा सफाई है, कचरा वहां पे लगभग खत्म है। और इवन वो लोग बाहर से कचरा इंपोर्ट करते हैं, खरीदते हैं। और क्यों खरीदते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि इस कचरे से हम बिजली बनाएंगे और सस्ते दामों पे बनाएंगे, क्योंकि कचरा बहुत सस्ते दामों पे बाहर से वो खरीद सकते हैं। और इंडिया में अगर ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए तो हमारे पास जितने भी गार्बेज के पैचेज है ना, जितने जगह गार्बेज है, हमारे पास कूड़ा कचरा है, उसको हम क्या कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। बात आ रही है समझ में? तो आप लोग इन पॉइंट्स को एक बार नोट कर लो, फिर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बता देता हूं जो पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। चलो फिर कुछ क्वेश्चंस के बारे में आप लोग को बताता हूं, कौन कौन से क्वेश्चन इससे पूछे गए। सबसे पहले इसमें सबसे ज्यादा पूछा गया हुआ जो क्वेश्चन है, पिछले साल का पेपर आप उठा के देखोगे तो इसमें कचरा प्रबंधन आया हुआ था, जो मोस्ट इंप्रोबेबली पूछा ही जाता है, क्योंकि एक ही चैप्टर बचा है तो आना ही आना है कचरा प्रबंधन से क्वेश्चन। ओजोन परत इंपॉर्टेंट है। खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में अंतर पूछता है, तो खाद्य जाल खाद्य श्रृंखला में पहली बार आप डेफिनेशन लिख सकते हो, दूसरे में उसके एग्जांपल्स बना सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, तीसरे में ऊर्जा का प्रवाह बना सकते हो। ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, तो देखो ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, खाद्य श्रृंखला में ऊपर की तरफ एक ही दिशा में होता है, जबकि खाद्य जाल में एक ही पथ से होते हुए कई अलग अलग दिशाओं में वो बट जाता है। एक ही पथ से आता है, मतलब मेन तो आएगा कहां से, उत्पादक से ही आने वाला है, लेकिन वो एक ही रास्ते से अलग अलग रास्तों में क्या होने लगता है, बट जाता है। और हम कह सकते हैं खाद्य श्रृंखला में जीवों की संख्या कम होती है और खाद्य जाल में जीवों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। ऐसा कुछ आप लोग लिख सकते हो। अब आप लोगों से पूछ सकता है पारितंत्र के बारे में, और पारितंत्र ऐसे नहीं पूछेगा, ऐसे पूछेगा पारितंत्र में तालाब पारितंत्र का उदाहरण दो, ठीक है, जल पारितंत्र का उदाहरण दो। तो आप लोग उसमें बता सकते हो कि जो तालाब पारितंत्र होता है उसमें खाद्य श्रृंखला कैसी होती है, तो उसमें फाइटोप्लैंक्टन होते हैं नीचे की तरफ, जो मतलब घास फूस होते हैं,
छोटी मछली खाती है, छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है, ऐसे ही होता है, बड़ी मछली को और बड़ी मछली खाएगी। तो एक प्रकार का उनका क्या बन जाएगा, एक इकोसिस्टम बन जाएगा। तो आप लोग उस इकोसिस्टम के बारे में बता सकते हो। उसी में क्वेश्चन पूछा है जैव निम्नीकरणीय, अजैव निम्नीकरणीय क्या हो सकते हैं, तो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या हो सकते हैं। तो ऐसे ऐसे कचरे मतलब ऐसे पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से नष्ट हो सकते हैं, या जिनको जो जीव होते हैं, छोटे जीव या माइक्रोब बैक्टीरिया होते हैं, उनको नष्ट कर सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, जैव निम्नीकरणीय बोलते हैं। अजैव निम्नीकरणीय ऐसे होते हैं जो नष्ट नहीं हो सकते पूरी तरीके से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सब्जी कचरा ऐसे दे सकते हो, इसमें प्लास्टिक हो सकता है, डीडीटी हो सकता है, और BHC मतलब बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ऐसा कुछ आप दो एक एग्जाम्पल आप पढ़ोगे तो दे सकते हो, ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनका मतलब कि हानि क्या होता है इन्वायरमेंट पे, तो सबसे ज्यादा हानि क्या होता है कि ये जब बहुत दिनों तक नष्ट नहीं होते हैं, तो नष्ट ना होने के कारण पृथ्वी में उर्वरकता घटा देते हैं, मतलब मिट्टी में उर्वरकता घटा देते हैं। दूसरी बात क्या होता है कि जब इनकी लीचिंग होती है तो बह करके ये कहाँ जाते हैं, तालाब, जलीय पर ये पारितंत्र में जाते हैं, तो वहां पे जो जलीय जीव होते हैं उनका स्वास्थ्य क्या होता है, बाधित होता है, स्वास्थ्य प्रॉब्लम में आता है। ठीक, इन्हीं अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों के कारण एक घटना घटती है जीव के अंदर, जिसे बोलते हैं जीव वर्धनीयता, ऐसा कुछ बोलते हैं, या आप इंग्लिश में देखोगे तो बायो अक्यूमुलेशन बोलते हैं, बायो अक्यूमुलेशन। ठीक है, तो आप लोग देख लेना बायो अक्यूमुलेशन थोड़ा, जीव वर्धनीयता क्या होता है। जीव वर्धनीयता का मतलब क्या होता है कि यही जो केमिकल्स होते हैं, जैसे प्लास्टिक या जो डीडीटी हो गया, ये धीरे धीरे केमिकल्स, रसायन होते हैं, जीव के अंदर इकट्ठा होते रहते हैं, और एक टाइम ऐसा होता है इनकी मात्रा इतनी ज्यादा हो जाएगी, वो पेट क्या होता है, पचा नहीं पाता उन चीजों को, और इनकी मात्रा इतनी ज्यादा हो जाएगी कि उस जीव जंतु का क्या हो जाएगा, तबीयत बीमार होने लगेगा, और उसको कार्सिनोजेन मतलब कैंसर जनक चीजें होने लगेगी, कैंसर हो जाएगा, किडनी में प्रॉब्लम और बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, इवन उसकी डेथ भी हो सकती है इस चीज से। बात आ रही है समझ में। कुछ ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो पूछे जा रहे थे, तो आप लोग जितना मैंने पढ़ाया आप लोगों को, इस पे अच्छे से तैयारी बनाइएगा, और आप लोग मैंने जितना डिस्कशन आपको दिया है उससे ही बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। और ये चैप्टर आप लोग का एंड हो गया है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, गुड नाइट।